वेलकम टू मैथ जियो क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के नए पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपके जिस तरह से वर्ड डिफाइन किया जाता है, तो मेंसुरेशन जो है आपके ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ फिगर। किसी फिगर का मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसी को जो है आपके मैथमेटिक्स के एक ब्रांच में रखते हैं और उस ब्रांच का नाम होता है मेंसुरेशन। अब फिगर में मेजरमेंट क्या करते हैं वही हम लोगों को देखना होता है। अब जितने भी आपके फिगर हैं ये फिगर दो तरह के होते हैं, एक 2D फिगर्स और एक 3D फिगर्स। 2D फिगर्स का मतलब 2 डायमेंशन में बनने वाले फिगर, डायमेंशंस को शॉर्ट में 2D कह दिया जाता है। 3 डायमेंशंस में बनने वाले फिगर को हम 3D कहते हैं। 2D शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे, लेकिन आप समझते रहें कि 2D मीन्स 2 डायमेंशंस में और 3D मीन्स 3 डायमेंशन में। अब डायमेंशन क्या है पहले ये समझ लें। तो डायमेंशन के मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी ऐसे जो है आपके डायग्राम को बनाएं जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो, 0 हो, मोटाई 0 हो, तो जब मोटाई 0 हो जाती है, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, इसके मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर जिसका जो है आपके विस्तार होता है, तो उसे जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। एक्स और वाई एक्सेस पर जैसे मान लीजिए कि हमने बनाया स्क्वायर, तो इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, लेकिन इसकी मोटाई कुछ नहीं है। इसकी मोटाई क्या है? 0 है। इसी तरह से हमने आयत बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल की लेंथ है, ब्रेथ है। सर्कल बनाया तो एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस पे भी इसका जो है आपके एक्सटेंशन है। कोई भी इस तरह का फिगर बनाए जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर ही इसका विस्तार हो, 2 ही डायमेंशन में हो, तो इस तरह के फिगर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं 2D फिगर्स। तो मेंसुरेशन 2D में हम लोग जो है आपके इन फिगर्स को पढ़ते हैं। लेकिन जब लंबाई, चौड़ाई और बाहर की तरफ ऊंचाई तीनों चीज आ जाए, इसके मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और बाहर की तरफ जेड एक्सेस, ये अगर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बनाया घन, तो इसकी लंबाई है एक्स एक्सेस पे, चौड़ाई है वाई एक्सेस पे, ये चौड़ाई है वाई एक्सेस पे और ऊंचाई है जेड एक्सेस पे। तो बाहर की तरफ जो है आपके ये निकला रहेगा बोर्ड पे, अगर हम रखेंगे तो बोर्ड पे अगर हम रख देंगे तो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और बाहर की तरफ जो निकला रहेगा वो जेड एक्सेस की तरफ होगा, तो वो क्या हो जाएगा? मोटाई हो जाएगी। तो जब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये तीनों चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और विड्थ, जब तीनों चीजें हो जाएंगी तब हम कहते हैं ये 3 डायमेंशन के फिगर हो गए। तो इनको क्या कहा जाता है? फिर 3D कहा जाने लगता है। अब क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन का मतलब क्या है पहले ये समझें। तो मेंसुरेशन जैसे हमने आपको डिफाइन किया सिंपल जो है आपके लैंग्वेज में कि मेजरमेंट ऑफ फिगर इज नोन एज मेंसुरेशन। तो मेजरमेंट ऑफ फिगर अब 2D में आप क्या करेंगे? अगर 2D कोई भी फिगर है तो उसमें क्या मेजरमेंट करेंगे? तो एक तो ये कर सकते हैं कि इसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को मेजर कर लें, इसकी बाउंड्री को मेजर कर लें, इसकी बाउंड्री को मेजर कर लें। दूसरा क्या मेजर कर सकते हैं कि कोई भी फिगर हमने बनाया उसने इस एक्स वाई एक्सिस पर, एक्स वाई प्लेन पर, ये एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये पूरा जो है ये प्लेन हो गया, इस प्लेन पर कितनी जगह घेर रखी है। तो प्लेन पर जितनी जगह घेर रखी है उस जगह को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एरिया। तो इसके मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री हम मेजर कर सकते हैं और लेंथ ऑफ द बाउंड्री को क्या कहा जाता है? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो कोई भी फिगर है उसमें क्या नापेंगे? 2 ही चीज नाप सकते हैं, या तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज पेरीमीटर, और या फिर उसने इस एक्स वाई प्लेन पर कितनी जगह घेर रखी है उस जगह को हम लोग मेजर करते हैं। तो जो जगह होती है उसको हम क्षेत्रफल या एरिया रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मतलब इसके अंदर एरिया रिप्रेजेंट होगा। क्या इन 2 चीज के अलावा तीसरी चीज भी कुछ है मेजरमेंट करने लायक? कुछ नहीं है।
बस दो ही चीज मेजरमेंट होती है, दो ही चीज होती ही है, तीसरा चीज कोई होती नहीं है कि जिसको हम लोग मेजर करें। तो पहली चीज जो 2D डायमेंशन में कुछ भी फिगर बनाया जाएगा, चाहे किसी भी आकृति का हो, तो चाहे वो आपके स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, या फिर जो है आपके हेक्सागन हो, या पॉलीगन कोई भी हो, है ना, पेंटागन हो या सर्कल हो, तो कोई भी आपके एक तरह से फिगर अगर हम लोग बनाएंगे तो हम ये देखते हैं कि हम लोग क्या मेजर करेंगे, दो ही चीज करते हैं, वो होता है पेरीमीटर और एरिया। इसके मतलब जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं, मेंसुरेशन 2D पढ़ते हैं, तो मेंसुरेशन 2D में दो ही चीज हमें पढ़ना है, पेरीमीटर और एरिया। तो ये दो चीजें हम लोग देखते हैं। अब अगर हमने कहा 3D फिगर्स, अब ये 3D फिगर हो गया, 3D फिगर में तो कोई बाउंड्री है नहीं, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाउंड्री तो कुछ है नहीं। तो हर तरफ देखें कि कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री तो है नहीं जिसको हम लोग जो है आपके मेजर करेंगे। तो यहां पर क्या आता है, यहां पर दो चीजें आती हैं। पहली चीज होती है कि जो 3D फिगर होता है तो उसकी सतह हो जाती है, सरफेस। एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई, एक सतह पीछे हो गई, एक सतह इधर की तरफ हो गई, एक सतह नीचे वाली हो गई, एक सतह ऊपर वाली हो गई, ये सब सरफेस हो गए। तो अलग अलग सरफेस जो है आपके बन जाते हैं। या अगर हमने कहा सिलेंडर की बात हमने किया, तो क्या हुआ, यहां पे एक सतह है, यहां पे एक सतह है, और चारों तरफ घूमी हुई सतह है, सरफेसेस हो जाते हैं। किसी भी 3D फिगर के क्या होते हैं, सरफेस होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, और इस सरफेस को क्या निकाल सकते हैं कि सरफेस ने कितनी जगह घेर रखी है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। तो यहां पर क्या होता है, एरिया है, क्षेत्रफल है, लेकिन ये सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाता है, जो मेजर करते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया की बात होती है। तो कोई भी चीज, कोई भी फिगर अगर हम लेंगे तो उसका जो है आपके सरफेस हो जाता है। तो सरफेस जो है आपके किसी भी चीज का हो सकता है। मान लीजिए ये मार्कर है, तो इसमें भी देखिए आप सतह है, ये इसके फेसेस है, तो ये सतह होती है जो कि आपके एक तरह से मिलती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये एक जो है आपके इसका सरफेस एरिया हो गया। कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हम ग्लोब लेते हैं, ग्लोब को लिया, इस स्फीयर का पूरा सतह हो गई, तो अगर हम ये निकालेंगे तो सतह का क्षेत्रफल निकलेगा कि सतह ने पर कितना क्षेत्रफल है। तो इसका, इसीलिए इसको सिंपल एरिया नहीं कहते, बल्कि इसको क्या कहा जाता है, सरफेस एरिया। तो सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 3D फिगर में क्या हो जाता है, यही सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। और दूसरी क्या चीज निकाल सकते हैं, अब 3D फिगर को, किसी भी चीज को आप यहां रखेंगे, हमने मार्कर को यहां पे रख दिया, तो मार्कर को जब हमने रख दिया तो इसने यहां तो जगह ली, बाहर भी जगह ले ली स्पेस में। तो जब हम कोई भी फिगर रखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और बाहर की तरफ भी जगह ले रहा है, तो टोटल स्पेस कितना कवर कर रहा है। स्पेस के मतलब क्या हो गया, मतलब सतह पर तो है ही है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और जेड एक्सेस पर भी कितनी ओवरऑल जगह इसने लिया, कितना स्पेस लिया। तो कितना स्पेस कवर कर रहा है, वो स्पेस को क्या कहा जाता है, वॉल्यूम। तो 3D फिगर में क्या होता है, दो ही चीज होती है, तो या तो सतह होगी, तो सतह का क्षेत्रफल, और या फिर क्या होगा, उसने कितना ओवरऑल स्पेस ले रखा है सतह पर प्लस बाहर एयर में, टोटल स्पेस जितना ऑक्यूपाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो इसलिए जब 2D पढ़ेंगे तो हर फिगर में हम दो चीज निकालना सीखेंगे, एक पेरीमीटर, एक एरिया, जो कि बहुत ही आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। 3D के कंपैरिजन में 2D बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हर फिगर सामने रहता है। 3D में तो ये होता है कि कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको जो है आपके एक तरह से हम लोग इमेजिन करते हैं, क्योंकि इमेजिनरी चीजें होती हैं, क्वेश्चन आपको इमेजिन करना पड़ता है कि हाँ ऐसे से ऐसे फिगर होगा। कुछ तो बन जाते हैं, कुछ लेकिन इमेजिन करते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जो है आपके यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो आपके सतह होती है, जो एरिया होता है, वो आपके एक तरह से सरफेस एरिया निकलता है, और स्पेस जो ऑक्यूपाई किया गया वो वॉल्यूम होता है। तो इसलिए पेरीमीटर एरिया इसमें निकलेगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसमें निकलेगा। तो इस मेंसुरेशन को हम लोग दो पार्ट में जो है आपके डिवाइड करेंगे।
दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट क्या होगा 2D, तो 2D के फिगर्स जितने होंगे जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है, जो आपके डिफरेंट फिगर्स हैं, वर्ग है, स्क्वायर, आयत है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल है, फिर आपके जो है एक तरह से हेक्सागन है या पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन ले सकते हैं, हेक्सागन ही क्यों कहें, षटभुज है, पंचभुज है, या कोई भी इस तरह का फिगर लिया जा सकता है, सर्कल है, वृत्त है। अब जैसे सर्कल इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सर्कल नहीं होता, इसमें होता है गोला। ये क्या है, ये गोला नहीं है, ये वृत्त है, सर्कल है। तो 2D में सर्कल है, लेकिन 3D में क्या है, बॉल, स्फीयर, गोला। तो गोले को स्फीयर बोलते हैं और वृत्त को क्या बोलते हैं, सर्कल। तो सर्कल 2D फिगर है, जबकि गोला क्या है, गोला 3D फिगर है, स्फीयर। तो सर्कल आप कहां पढ़ेंगे, 2D फिगर में पढ़ेंगे, और जब गोला पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, तो वो कहां पढ़ेंगे, 3D फिगर्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए जो मेंसुरेशन है वो बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चीजें सिर्फ आपको ये समझना होता है कि इसके जो पेरीमीटर अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया निकलेगा तो कैसे निकलेगा। बस इन चीजों को अगर दिमाग में आप रखेंगे तो जितने टफ से टफ क्वेश्चन होंगे वो सब आसानी से आप निकाल लेंगे। और सिर्फ सारी चीजें क्या होती है, प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है। प्रैक्टिस अगर है तो आसानी से आप इन सभी चीजों को निकाल सकते हैं। तो मेंसुरेशन को हम लोग दो पार्ट में करने जा रहे हैं, एक पार्ट हमारा होगा 2D का और एक होगा 3D का। अब देखिए 2D की पढ़ाई में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस 2D की पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड थोड़े से फॉर्मूले लिख लें, फॉर्मूले एक बार रिकॉल कर लें जल्दी से, जिससे कि आसानी से कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग लगाएंगे वो हमें क्लियर हो जाए। तो देखिए फॉर्मूले कौन कौन से हमें यूज करना है उसको एक बार देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल बात आएगी सर्कल की। सर्कल जो है उसके अंदर दो फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब ये सब चीजें कहां से डराइव हुई, ये चीज जो है आपके एक तरह से जैसे कहा जाता है कि ये डेरिवेशन जो है आपको निकालना नहीं है, इसलिए हम बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं। और नहीं तो डराइव करने वाली चीजें, जैसे मान लीजिए दो फॉर्मूले जो डराइव हुए हैं, चाहे जितना बड़ा वृत्त बनाइए चाहे जितना छोटा वृत्त बनाइए, किसी भी वृत्त का की जो आपके लेंथ होती है, लेंथ जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है और उसका व्यास है, व्यास आप समझ रहे हैं, डायमीटर, क्योंकि छोटे छोटे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी भी देख लें तभी क्लियर होगा। ये सर्कल की लेंथ है जिसको हम लोग कहते हैं परिधि या इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। सेंटर से, सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट लोकस, एक ऐसा पॉइंट लोकस आपने पढ़ा होगा, एक ऐसा पॉइंट जो परिधि से समान दूरी पर स्थित हो, तो वो क्या होता है, वो आपके सेंटर होता है। और सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, त्रिज्या, ये त्रिज्या कहलाता है। और अगर हम वृत्त की बात करें, सर्कल की बात करें, सर्कल के परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर पाए जाने वाले कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके कॉर्ड। तो ये जीवा के नाम से जानी जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड। तो ये कॉर्ड होती है जो कि आपके जानी जाती है। अब इस कॉर्ड को अगर आप देखें तो कोई भी वृत्त अगर है, कॉर्ड बनता है, तो कॉर्ड क्या करता है, वृत्त को दो भाग में बांट देता है। जिस भाग में सेंटर होता है वो बड़ा भाग है, और जिस भाग में सेंटर नहीं होता वो छोटा भाग है। इस भाग को क्या कहते हैं, जो आपके एक तरह से वृत्त का खंड हो गया, वृत्त को दो खंडों में बांट दिया गया, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। बड़े को कहते हैं दीर्घ और छोटे को कहते हैं लघु, इसे कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। तो ये क्या है, ये एक तरह से कहलाएगा मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्त खंड, मेजर सेगमेंट। और ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड, जो कि माइनर सेगमेंट के नाम से जाना जाएगा। तो जीवा कैसा डिफाइन किया हमने, परिधि पे पाए जाने वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है, वो जो है आपके उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड कुछ भी हो सकता है, दो बिंदु हो सकते हैं, लेकिन जब हम कोई ऐसा कॉर्ड बनाते हैं जो सेंटर से पास हो जाता है, तो ऐसे कॉर्ड को क्या कहा जाता है, ऐसे कॉर्ड को डायमीटर कहा जाता है, व्यास।
डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर भी क्या है, एक कॉर्ड है जो कि वृत्त को, सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, क्योंकि जो डायमीटर होगा उसी डायमीटर पर क्या होगा, सेंटर होगा। अब सेंटर किसी वृत्त के खंड के पास नहीं है, जैसे अभी हमने आपको बताया था जिस वृत्त खंड के पास सेंटर होता है वो बड़ा भाग है, दीर्घ वृत्तखंड है, जिसके पास नहीं है वो क्या है, छोटा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। लेकिन जब जो है आपके सेंटर डिवाइड करने वाली लाइन पर ही एग्जिस्ट करने लगे, इसके मतलब डायमीटर पर ही एग्जिस्ट करने, तो ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया और इसको क्या कहा जाएगा, डायमीटर। और डायमीटर को अगर आप देखें, डिफाइन करें तो फर्दर हम ये देखें यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, आर। सेंटर से जो है आपके परिधि पे पाए जाने वाले किसी बिंदु के बीच में ये आर हुआ, ये भी आर हुआ, तो हम ये कहेंगे कि जो व्यास होता है डायमीटर वो 2r के बराबर हो जाता है। अब एक तो ये है, दूसरी चीज, वृत्त दो भाग में ऐसे विभाजित हो गया। वृत्त एक तरह से और होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन से विभाजित है। अगर हम स्ट्रेट लाइन से ना विभाजित करें तो ऐसी कंडीशन में क्या है, दो त्रिज्याओं से अगर हम विभाजित करें वृत्त को, जैसे एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो एक ये हो गया, एक ये भाग हो गया, तो इस भाग को क्या कहा जाएगा, जो त्रिज्या से विभाजित हो रहा है इसे त्रिज्य खंड कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, ये कहलाता है सेक्टर। तो ये सेक्टर कहलाएगा, तो ये सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये सेक्टर हो जाता है जो कि हम लोग यहां पे निकालते हैं। तो जब हम वृत्त पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है आपके ये त्रिज्य खंड है, त्रिज्या के द्वारा हुआ खंड, और ये वृत्त का दो खंड हुआ किससे, जीवा से। तो जीवा जो है दो भागों में बांटती है, तो वो वृत्त खंड हो गया और ये त्रिज्य खंड हो गया जो कि आपके यहां पर पाया जाता है। तो सेक्टर के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके घड़ी के क्वेश्चन बनते हैं कि जो घड़ियां हैं वो आपके चल रही हैं, मान लीजिए कहा गया कि 1:10 से लेकर के 1:50 तक जाने पर या 1:55 तक जाने पर घड़ी ने की सुई ने कितना क्षेत्रफल चला, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इतने बजे से इतने बजे तक कितना क्षेत्रफल चला, तो वो आपको निकालना होता है कि कितना जो है आपके एरिया कवर किया गया। तो ये जो है एक तरह से सेक्टर है जिसको हम लोग त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं। तो इसलिए कुछ जो शब्दावलियां जो इंपॉर्टेंट हैं आप, क्योंकि बहुत बेसिक जो है जगह से पढ़ते चले आते हैं, बहुत बचपने से पढ़ते चले आते हैं, क्योंकि बहुत छोटे क्लास से मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो जाता है, मेंसुरेशन, सर्कल, एरिया, पेरीमीटर, ये सब चीजें जो है आपके जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से। तो ये जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यूज होंगी वो हमने पहले आपको डिस्कस कर दिया। अब देखिए वृत्त है, ये वृत्त है, सर्कल है, और इस वृत्त खंड में जो है आपके एक तरह से अगर कहा जाए कि इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं या किस तरह से जो है आपके इसका यूज हम लोग करेंगे त्रिज्य खंड के रूप में, तो देखिए जो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं उसको पहले देख लें। हमने कहा चाहे जितना बड़ा वृत्त आप बना लें, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या कहलाएगी, पेरीमीटर। और सर्कल के पेरीमीटर को एक विशेषकर नाम दिया गया, इसको कहा जाता है परिधि, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस और व्यास, डायमीटर, इसका व्यास अगर हम देखें तो चाहे जितना बड़ा वृत्त बना लीजिए, सरकमफ्रेंस और व्यास, सरकमफ्रेंस और व्यास, इसका रेशियो हमेशा कितना निकलेगा, हमेशा निकलेगा पाई। इसका हमेशा रेशियो क्या होता है, पाई। चाहे जितना बड़ा वृत्त ले लिए, चाहे जितना छोटा वृत्त ले लिए, हमेशा पाई जो है हमेशा निकलेगा। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री अपॉन जब डायमीटर करेंगे तो हमेशा पाई आएगा, और इसी से ये फॉर्मूला बना। डी को इधर ले आ जाइए तो सी बराबर पाई डी हो गया, और डी की जगह अगर हम 2r रख दें तो यही फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई r। ये आपका फॉर्मूला आ गया सरकमफ्रेंस का।
तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है 2 पाई आर वो कैसे आ गया, वो इसी तरह से आ गया। इसी तरह से आपका एक और फॉर्मूला आता है। एक और फॉर्मूला क्या आता है कि अगर हम चाहे जितना बड़ा वृत्त ले लें चाहे जितना छोटा वृत्त ले लें, इसके द्वारा लिया गया क्षेत्रफल जो है एरिया और इसकी त्रिज्या का वर्ग, रेडियस का स्क्वायर अगर करें तो इसका भी जो है हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है, फिक्स है। और वो फिक्स वैल्यू क्या है, पाई के बराबर आती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमेशा किसी भी वृत्त के अगर हम क्षेत्रफल ले लें, एरिया ले लें और जो है आर स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें तो हमेशा क्या होता है, ये भी पाई के बराबर आता है। इसीलिए इससे फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर बन गया। तो इसलिए आप देखते हैं तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 पाई आर और एरिया का क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं और सबसे ज्यादा इनका उपयोग होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जितना भी आपके एक तरह से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे तो सरकमफ्रेंस में क्या हुआ 2 पाई आर, जो डी है व्यास है वो क्या है 2r के बराबर और एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये क्या है, ये किसी सर्कल का है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है। अब अगर हम कहते हैं अर्धवृत्त सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, एरिया अगर हम कहेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये तो वृत्त का है, इसका आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया हो गया। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसका ये पेरीमीटर आधा हुआ, आधा किसका हुआ 2 पाई आर का, 2 पाई आर का आधा कर दीजिए और ये तो आधा हुआ 2 पाई आर अपॉन 2 और ये लेंथ जो है वो 2r है प्लस 2r, तो ये प्लस 2r हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया पाई आर प्लस 2r, या इसमें से r कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला हो जाता है। इसका परिधि का नहीं हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर इंटू पाई प्लस 2। तो ये जो है आपके इसका फॉर्मूला हो जाता है। फिर देखिए अगर कोई वृत्त है, इसका हम एक सेक्टर निकालें सर जिसका एंगल थीटा है, आर अगर इसकी त्रिज्या है, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कब होता है, जब टोटल कितना एंगल होता है 360, यहां से चल करके 360 डिग्री चल करके जब आप यहां पहुंचते हैं तो टोटल लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। और अगर यहां से चल करके आप यहां तक ही पहुंचेंगे तब कितना होगा, तो इसे क्या कहा जाता है, चाप। ये क्या है, चाप। तो आर्क ए बी, तो चाप ए बी, आर्क ए बी की लेंथ को अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, थीटा सिर्फ चल रहे हैं आउट ऑफ 360 डिग्री इंटू टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर। ये चाप का फॉर्मूला हो गया। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया चाप का। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये त्रिज्य खंड है, सेक्टर है। तो इसका एरिया की बात अगर हम करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, क्योंकि थीटा एंगल तक ही सिर्फ क्षेत्रफल देख रहे हैं, टोटल 360 डिग्री का एंगल नहीं देख रहे हैं, तो इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जो है आपके क्षेत्रफल हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला, तो ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या है, रिंग। अगर हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ले लें तो इसको हम लोग रिंग कहते हैं, छल्ला। इसका इस्तेमाल 2D और 3D दोनों में है। अब 3D में जब इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा, तो ये हॉलो पाइप, जिसे कहा जाएगा एक हॉलो पाइप है, इस तरह से, ठीक है ना।
तो इस तरह से हॉलो पाइप होगा, तो जैसे पाइप होगा तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं। तो इसमें क्या है, अब अगर ये बाहर वाला त्रिज्या r है, अंदर वाली त्रिज्या स्मॉल r है, और इसकी मोटाई जो है थिकनेस t है, तो पहली चीज t को निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये थिकनेस हो जाती है। उसके अलावा अगर हम जो है आपके एक तरह से, ये तो थिकनेस हुई, इसके अगर हम परिधि को निकालना चाहें तो इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि, तो जो आपके परिधि पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R प्लस 2 पाई स्मॉल r। इसके अगर हम छल्ले के क्षेत्रफल को निकालने की बात करेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहर वाले सर्कल में के एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दें, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, जिसमें से पाई आप कॉमन ले लेंगे और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, अभी जब क्वेश्चन आएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो हम आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं कि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आप रिकॉल कर लें, ये सब पढ़ चुके हैं, आप बचपने से पढ़ते चले आए, हमें पता है ये सारी चीजें आपको पता है जो हम बता रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो आप बचपने में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए सिर्फ हम रिकॉल करा रहे हैं सारी चीजों को, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ने वाली है अब जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो रिंग भी यूज होगी, या रिंग के क्वेश्चन में भी आपके इस तरह का फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें वर्ग में क्या इस्तेमाल होगा, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। क्या होगा, अब स्क्वायर जैसे ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, मान लीजिए ये, तो पहली चीज जो आपके इसका पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस a 4a। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। और अगर हम सामने वाले कॉर्नर्स को मिला दें तो इसको क्या कहा जाता है, विकर्ण, डायगोनल, और डायगोनल कितना निकलेगा, √2a। √2a कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ये अगर डायगोनल है तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, d स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो d स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, इसलिए d बराबर दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर 2a स्क्वायर, और a बाहर निकल आएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, √2a। तो विकर्ण का ये फॉर्मूला बनेगा। तो विकर्ण, तो 3 फॉर्मूले सिर्फ इस्तेमाल होंगे वर्ग में, बाकी और किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो है आपके फॉर्मूला, इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल आयत की बात करते हैं हम, तो आयत में कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे वो देख लें। तो क्या है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और इसका भी विकर्ण होता है डायगोनल, ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये सब 90, तो इसमें भी यहां पर क्या था, चारों एंगल क्या थे, 90 डिग्री थे, ये सब 90 डिग्री होता है। तो पहली चीज होता है परिमाप, परिमाप लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो L ये है, B ये है, L ये है, B ये है, क्योंकि ये L है, ये भी L है, ये B है, ये भी B है, तो 2L प्लस 2B, और 2 कॉमन निकाल लीजिए तो L प्लस B, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। एरिया की अगर हम बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू B। और अगर हम डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, d स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और d बराबर अंडर रूट अगर हम ले लें दोनों तरफ तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूले इसमें भी आयत में, तो 3 फॉर्मूले स्क्वायर में, 3 फॉर्मूले जो है आपके आयत में, चौथा कोई फॉर्मूला बनता नहीं, चौथी कोई चीज बनती नहीं जो कि आपके निकालना है आपको। तो सिर्फ देखिए सिंपल है एकदम, जितने भी क्वेश्चन आपके घन, ये सॉरी वृत्त, वर्ग या फिर आयत के होंगे, स्क्वायर या जो है रेक्टेंगल के होंगे, बस यही 6 फॉर्मूले पर हैं, 6 फॉर्मूला इनको पूरी तरह से कर देगा। अब आइए ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, और ट्रायंगल को भी हम लोग इसी तरह से मेजर करते हैं। ट्रायंगल जो है
डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले ट्राइंगल्स को समझ लें। तो ट्राइंगल को अगर हम लेंथ ऑफ द साइड के हिसाब से समझें तो 3 तरह के ट्राइंगल्स हो सकते हैं। तो एक ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर, इसे क्या कहा जाता है? मान लीजिए ए इसकी भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपके फॉर्मूला इसका। जो पहले तो इसका नाम अगर हम देखें तो ये कहता है समबाहु या समभुज त्रिभुज, इसको कहते हैं हिंदी में। तो समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज दोनों आता है। तो कभी कभी समबाहु लिखा रहता है, समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। फिर जिसके 2 भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ए और ये तीसरी भुजा अलग है, तो 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल को कहा जाता है। और अगर तीनों भुजाएं जो है आपके बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई एक दूसरे से नहीं मिल रही, तो इसे क्या कहा जाता है? विषम बाहु त्रिभुज। ये विषम बाहु त्रिभुज या स्केलिन ट्रायंगल। तो यहां पर क्या है? ये समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषम बाहु त्रिभुज जिसको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये भुजाओं के आधार पर हुआ। तीसरा जो है आपके एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा अगर एक बेस मानेंगे, क्योंकि इस लाइन पर ही ये 90 डिग्री है, तो ये हाइट हो जाएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें। और किसी भी त्रिभुज में हमेशा समझिए, अगर बेस हमने इसको मान लिया B1, तो सामने वाले शीर्ष से इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा? H1, इसकी ये हाइट हो जाएगी। बेस कोई जरूरी नहीं ये माने, बेस ये मान लीजिए B2, तो सामने वाले शीर्ष से इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, ये हो जाएगा H2। तो अगर हम इसको बेस मान लें, बेस किसी को भी मान सकते हैं आप, तो सामने वाले शीर्ष से इसके ऊपर लंब डाल दिया जाएगा, ये लंब चला जाएगा, H3 हो गया। तो एक एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। सभी में लगेगा, सभी प्रकार के जो है आपके इसमें लगेगा। तो अब सभी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे ये हो, 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 सारे त्रिभुज में ये फॉर्मूला लगता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और बेस किसी को भी मान सकते हैं आप, कोई भी भुजा को मानिए, चाहे इसको मानिए, चाहे इसको मानिए, चाहे इसको मानिए, कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाला बेस होता है। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, बेस कुछ भी हो सकता है। आप बेस ये मानना चाहते हैं, ये वाला मान लीजिए, सामने वाले शीर्ष से इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, H हो जाएगा ये। आप बेस इसको मानना चाहते हैं, ये मान लीजिए, इधर से लंब डाल दीजिए, ये H हो जाएगा। आप बेस जो है इधर वाला मानना चाहते हैं, आप यहां से इसके ऊपर लंब डाल दीजिए, ये H हो जाएगा। तो बेस कोई भी मान सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में मान सकते हैं, कोई स्पेसिफिक त्रिभुज की बात नहीं है। इसलिए हर त्रिभुज में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। और अगर आपको फॉर्मूला मान लीजिए कि 3 अलग अलग भुजाएं दी हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री A प्लस B प्लस C, और उसको हाफ कर दें तो सेमी पेरीमीटर S, ये निकल आया। अब हम जब एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो फॉर्मूला होता है S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये हो जाता है। अब देखिए, अगर हम एरिया समद्विबाहु त्रिभुज का निकालेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा। S की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस B अपॉन 2, क्योंकि 2 A हो गया और एक B हो गया, तो सेमी पेरीमीटर ये हो गया। और फॉर्मूला क्या रखेंगे? S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, क्योंकि एक भुजा A है वो माइनस करेंगे S में से, फिर दूसरी भुजा भी A है, S में से माइनस करेंगे, और तीसरी भुजा क्या है? B हो जाएगी।
और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए तीनों जगह रख दीजिए और s की जगह a प्लस ए जो है आपके 3a/2 रख दीजिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है? तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, सब जगह a रख दीजिए, इसमें यहां पर भी सब जगह a रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जो कि क्या होता है फॉर्मूला? समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको आप निकालेंगे तो ये क्या होगा? ये √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब अगर भुजा दिया है तो ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से एरिया निकालना बहुत आसान होता है, जो है आपके इजीली जो है हम लोग इसको फॉर्मूले को इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एरिया जो है आपके इस तरह से निकल आता है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए जहां पे जरूरत पड़ेगी उसकी बात कर रहे हैं। अब बाकी पेरीमीटर तो निकल ही आएगा। अब इस केस में क्या है? a प्लस ए 3a, पेरीमीटर इसमें निकालना है तो 2a प्लस बी, इसमें पेरीमीटर निकालना है a प्लस बी प्लस सी, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। इसका पेरीमीटर निकालना है तो b प्लस एच प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से तीनों को ऐड कर दीजिए, तो अपने आप क्या हो गया? आपका पेरीमीटर निकाले। तो पेरीमीटर का कोई मसला नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। तो इसलिए ये इजीली जो है आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे समबाहु त्रिभुज है, एक दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लें। जैसे ए है, अगर हम यहां से लंब डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है ना, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो है ये इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि बराबर है। चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो और चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, दोनों केसेस में जब एंगल सेम होता है तो जब लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, तो ये दो इक्वल हाफ्स में इसको क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ये सब ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज ज्योमेट्री में हम क्लियर कर चुके हैं। तो अगर अब इसको h हम मान लें, लंबवत ऊंचाई, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ a इंटू एच हो जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दिए एरिया का। कभी कभी ऐसा होता है a दे दिया जाता है, h पूछा जाता है, तो a और h का रिलेशन तो निकाल लें हम लोग। अगर ये पूरा लेंथ a है तो ये कितना हो गया? a/2। ये कितनी लेंथ हो गई? a/2। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो a/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर के। a/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के। इसको उधर ले जाएं तो h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, जो कि कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बाय 4। h, तो h बराबर क्या हो जाएगा? इसको अंडर रूट में ले लीजिए, 3/4a स्क्वायर, जिसमें से a स्क्वायर बाहर निकलेगा, a बन जाएगा, 4 बाहर निकलेगा, 2 बन जाएगा, और √3 बना रहेगा, √3/2 इंटू a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, h और a का रिलेशन, खूब काम आएगा। हमने यहां पे आपको डराइव करके दिखा दिया, अब बार बार नहीं दिखाएंगे, हम फटाफट अब फॉर्मूले में यही लगाएंगे, इसलिए यहां पे समझ लें। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा समबाहु त्रिभुज में, खास तौर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। h दे दिया जाता है, a पूछा जाता है, a दे दिया जाता है, h पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एक लाइन में आंसर निकल आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहां पे हमने करके आपको पाइथागोरस थ्योरम से दिखा दिया h और a में क्या रिलेशन होता है। तो समबाहु त्रिभुज में अगर सभी भुजाएं a है तो उसकी लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाती है? लंबवत ऊंचाई √3/2 इंटू a होती है। ये चीज समझते रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपके चीजों को हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से जो है ये सारी चीजें हो जाती हैं जो कि जो है आपके ट्रायंगल से कंसर्निंग है। तो ट्रायंगल से कंसर्निंग इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो आपके ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स में बहुत सारी वैरायटी है, क्वेश्चंस भी वैरायटी वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे डिसाइड होता है कि हम कैसे जो है क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जितने भी
आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है या जो भी क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं वो क्या है, अगर हमारा बेस क्लियर है, हमारे फॉर्मूले क्लियर है, तो हमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। क्या लगा दें, ए अगर भुजा ये है, ए ये है और बी इसको मान लें, तो b/2 ये हो जाएगा, b/2 ये हो जाएगा, h ये हो गया। तो आपको इन तीनों में रिलेशन निकालना है। तो b/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर के। b/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के। ये रिलेशन आप याद रखिए बस, या फौरन डायग्राम बनाइए और तुरंत जो है इसको निकाल सकते हैं आप। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर आप कॉन्सेप्चुअली कर पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इजीली आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो है आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है, फॉर्मूले की बात होती है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर कोई जो है आपके कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं जानेंगे, या फिर जो है आपके कुछ चीजें ऐसी हों कि आपको जो है इसमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा। एक चीज और थी, जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा था सेंटर्स, याद होगा आपको, वहां पर भी कॉन्सेप्ट आएगा। हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी केंद्र एक जगह पर होते हैं। और कितने केंद्र थे, एक था अंता केंद्र, इन सेंटर, सब हमने डिराइव करके आपको दिखाया था। कोई त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर ये बना, ये आर है। कोई त्रिभुज ये है, ये बना, ये कैपिटल आर है, ये दिख रहा है। फिर जो है तो ये केंद्र क्या था, अंता केंद्र, इन सेंटर। ये क्या था, परी केंद्र, सरकम सेंटर। फिर त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा था, यहां से लंब डाला, यहां से लंब डाला और यहां से लंब डाला। अगर हम लंब डालेंगे तो सारे लंब एक जगह पर मिलते हैं। इसे क्या कहा गया था, इसे लंब केंद्र कहा गया था, ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर था जो कि हम लोग ने पढ़ा था। उसके अलावा फिर एक और केंद्र हम लोग ने पढ़ा था, वो क्या था, वो ये था कि अगर किसी भी भुजा के मिड पॉइंट को सामने वाली शीर्ष से मिला दें, मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिला दें, मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिला दें, तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को, इसको कहा जाता है माध्यिका, मीडियन। ये सब मीडियंस होते हैं और मीडियंस सब एक जगह पर कट होते हैं। इसको क्या कहा जाता था, केंद्रक, सेंट्रॉइड। और बहुत सारे हम लोग ने थ्योरम भी पढ़े थे ज्योमेट्री में कि केंद्रक क्या करता है कि इस माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 किधर रेशियो होता है, शीर्ष की तरफ, और 1 किधर रेशियो होता है, सेंटर की तरफ, भुजा का सेंटर। ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से यहां तक की लेंथ मान लीजिए दिया 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 8 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी। इस लेंथ को मान लीजिए दिया हुआ है आपके 9 सेंटीमीटर, तो सीधे आप 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 2:1 के रेशियो में। जो भी लेंथ दिया जाए 2:1 के रेशियो में आप बांट सकते हैं। तो ये क्या है, केंद्रक, सेंट्रॉइड। ये क्या है, लंब केंद्र। और ये क्या है, परी केंद्र। ये क्या है, अंता केंद्र। 4 केंद्र होते हैं। और समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सभी केंद्र एक स्थान पर होते हैं, एक ही जगह पर। तो ये क्या था, यही अंता केंद्र था, यही जो है आपके परी केंद्र था, यही जो है ये लंब केंद्र था, और यही जो है क्या है, माध्यिका थी। अब देखिए यहां से यहां तक ये क्या हमने दिया, ये है आर, कैपिटल आर, परी केंद्र ये वाला। यहां से यहां तक भुजा तक, यहां से भुजा तक ये क्या था, स्मॉल आर। अब इसको केंद्रक मान लीजिए। जब केंद्रक मान लिया तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:1। तो इसलिए आर का रेशियो 2, स्मॉल आर का 1। इसके मतलब कि समबाहु त्रिभुज में परी केंद्र, परी त्रिज्या और अंत त्रिज्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो हमेशा क्या होगा, 2:1 का रेशियो।
तो ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ निकल रहा है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में सभी जो है आपके जो आपके चारों केंद्र होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, और उसके बाद जो है परिकेंद्र और अंतः केंद्र का रेशियो अक्सर पूछ लेता है। तो कोई सिर्फ आपको इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, सारे केंद्र एक जगह पे, और सारे केंद्र अगर एक जगह पे हैं तो यही माध्यिका हो गई, सॉरी केंद्रक हो गया, और केंद्रक 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये हो गया क्या, ये हो गया परिकेंद्र कैपिटल आर, ये क्योंकि यहां से यहां तक का त्रिज्या लेकर के तब परिकेंद्र बनाया जाएगा ऐसे, और अंतः केंद्र यहां से यहां तक की त्रिज्या लेकर के अंतःवृत्त बनाया जाएगा, यहां से यहां तक की त्रिज्या लेकर के तब अंतःवृत्त बनाया जाएगा, ये अंतःवृत्त हो जाएगा, इसलिए अंतः त्रिज्या हो गई, इन रेडियस हो गई। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर होगा तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे। तो ये जो है आपके अगर देखा जाए तो बहुत आसानी से बहुत इजीली क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं अगर जो है आपके ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को हो। तो अब जैसे कहा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कैसे निकालेंगे? h की वैल्यू a से कैसे संबंधित है, अभी हम लोग ने देखा, ये h की वैल्यू हो गई, और यही कैपिटल है, यही h हो गया। अगर कह दिया जाए किसी समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई इतनी है, उसकी अंतः त्रिज्या बताइए या उसकी परित्रिज्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे सीधे h की वैल्यू a के पदों में आपको पता है, या कह दिया जाए समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, a दे दिया जाए, a दे दिया जाए तो a h से संबंधित है ही है, और h किस रेशियो में बढ़ रहा है? 2:1 के रेशियो में। अगर कहा जाएगा स्मॉल r निकालिए, अंतः त्रिज्या निकालिए, क्या करेंगे? अंतः त्रिज्या एक भाग है, कुल कितने भाग में? 3 भाग में, 1/3 है, ये 1/3 है इस पूरी लेंथ का h का, और h की जगह क्या रख सकते हैं? √3/2 इंटू a। हमारा डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकल आया। तो यहां पर क्या है, आपके h को हटाया, अगली लाइन में 1/3 इंटू √3/2 इंटू a, ये आ गया। तो अब फॉर्मूला आप चाहे याद कर लीजिए, a बराबर √3 को √3 टाइम्स इसको कैंसिल कर दिए तो 2√3 हो जाएगा। ये क्या हो गया? स्मॉल r। कैपिटल R करेंगे तो ये क्या है? 2/3, यहां पे 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू h, कैपिटल R निकाल लीजिए। तो ये सब क्या चीज है? ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है, इनको लर्न नहीं किया जाता, ये सिर्फ आपको समझा जाता है, और जब आप समझेंगे तभी इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाते हैं। तो आसानी से आप कर पाएंगे। अब जैसे कैपिटल R आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2/3 इंटू h हो जाएगा, 2/3 इंटू h, और h की जगह हम क्या रख सकते हैं? √3/2 इंटू a। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, √3 से कैंसिल हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा? a/√3, ये आ गया। तो r बराबर a/√3 हो गया। तो अगर हमसे कहा जाएगा कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी परित्रिज्या निकालिए, कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल लेंगे, तो परित्रिज्या ये हो जाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला जब लगाएंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो स्मॉल r कैसे निकालेंगे? a/2√3, और कैपिटल R को कैसे निकालेंगे? a/√3। कैसे आ गया वो अभी आप यहां समझ लीजिए। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन जब निकालेंगे तब उसको हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, हम छोटा बस शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट लगाएं, यही ट्रिक ही अप्रोच है जिसको आप ट्रिक कहते हैं। तो अगर फॉर्मूला क्लियर हो गया वही ट्रिक बन गई। एक वैल्यू दिया है, कैपिटल R डायरेक्ट निकल आया, एक वैल्यू दिया है, स्मॉल r डायरेक्ट निकल आया, यही ट्रिक ही अप्रोच है। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं लर्न कर लीजिए, या समझना चाहते हैं समझा दिया हमने आपको, इजिली आपको समझ में भी आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये आपके हो जाता है त्रिभुज से कंसर्निंग क्वेश्चंस जो हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए आ जाते हैं हेक्सागन पे। पॉलीगन्स, बहुभुज। बहुभुज में मेनली क्या पूछा जाता है? हेक्सागन।
षडभुज जिसको कहते हैं। अब देखिए कोई भी भुजा है, अगर कोई जो है षडभुज हमने बनाया हेक्सागन और उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? सम षडभुज। सम अगर पहले लगा है तो सम षडभुज, जिसके मतलब सभी भुजाएं बराबर, या इंग्लिश में लिखा जाएगा रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर वर्ड क्या बताएगा? सभी भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अब यहां पर क्या है, अगर इसकी भुजा ए है, अब कहा जाए कि इसका परिमाप निकालिए, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 6a, 6 भुजाएं हैं, ए है। अगर कहा जाएगा इसका एरिया निकालिए, कैसे निकालेंगे? अब यहां पर आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। और यहां पर किसी भी जो है क्वेश्चन को निकालते टाइम आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अगर आपने इसको ध्यान रखा तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है आप क्लियर कर लेंगे इसको। सामने वाले एंड्स को मिला दें, ये सब विकर्ण है, डायगोनल है, ये एक पॉइंट पर आकर के मिलेगा और यही हेक्सागन का केंद्र हो जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी भुजाएं बराबर हो गई। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, 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 सब ए हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इसका एरिया भी हम लोग ने पढ़ा, कैसे निकालते हैं हम लोग? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये हेक्सागन 6 जो है समभुज से मिलकर के बना है, 6 जो है रेगुलर ट्रायंगल से मिलकर के बना है। रेगुलर ट्रायंगल या जो है समभुज को क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप कहेंगे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर के बना है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यही क्या हो जाएगा? हेक्सागन का फॉर्मूला बन गया। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली दिमाग में ये रखना है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद, अभी फॉर्मूला आपको याद करा देंगे, अगर नहीं याद तो सिंपल सी बात आपको ये ध्यान दिमाग में रखना है, एक हेक्सागन में 6 जो है आपके क्या बनते हैं? समबाहु त्रिभुज। और हर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं? 6 से गुणा कर दीजिए, यही एरिया बन जाता है, यही फॉर्मूला बन गया। तो 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 3 से इसको कैंसिल कर दिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि कैसे जो है हम लोग इसको निकालते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या है? हेक्सागन का फॉर्मूला हो गया। तो ये हेक्सागन को निकालने के लिए आपके ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग हेक्सागन को निकाल सकते हैं। तो 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो है आपके हेक्सागन हो जाता है, जो कि हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं। अब इसमें जो है आपके इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हेक्सागन में परिमाप आया 6 ये हो गया, और अगर एरिया आया तो आप समबाहु त्रिभुज का जो एरिया उसको 6 टाइम्स कर दीजिए, या याद रखिए 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपके रेगुलर हेक्सागन हो जाता है, जो कि हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। अब देखिए इसी पॉलीगन में जो है हम ऑक्टागन को देख लें। ऑक्टागन जो है वो एक तरह से ऐसा फिगर है जो कि नॉर्मली पूछा नहीं जाता, और ना ही आपको बुक्स में कोई फॉर्मूले उसके मिलेंगे। वजह यह है कि यूज में भी नहीं है, ट्रेडिशन में भी नहीं है। लेकिन अगर आप जो है टियर 2 के पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 बार से एंसरेशन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि जिसमें कि आपके फॉर्मूले जो है आपके जो ट्रेडिशनल में नहीं है उस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो उसमें ऑक्टागन का भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए ऑक्टागन का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप उसको समझ लें और जो है याद कर लें, कम से कम एटलीस्ट रट लें, क्योंकि फॉर्मूला डेराइव करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।
अब देखिए ऑक्टागन जो है 8 भुजाओं वाला फिगर है। आठ भुजा होती है और ये 8 भुजाएं जो हैं इसकी 8 बराबर होती है। रेगुलर ऑक्टागन की बात करें तो अगर सभी भुजा की लेंथ a मान लें, इसका एरिया कितना होता है 2 इंटू 1 प्लस √2 इंटू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। तो देखिए हो सकता है आपने पहली बार देखा हो, वजह यह है कि नॉर्मली आपको किताबों में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा और ये जो है आपके यूज में भी नहीं आता। और ऑक्टागन के क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार से अगर आप देखें तो टियर 2 में ऑक्टागन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। तो ये ऑक्टागन कैसे निकालते हैं या किस तरह से, अगर आप डिराइव करके देखना चाहते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया है तो भी बहुत आसान है, इसको करके दिखा देते हैं। ये एंगल कितना होता है, ये एंगल जो है आपके कैसे निकालेंगे हम लोग, ये किसी भी ऑक्टागन, किसी भी जो है पॉलीगन का जो आपके एक जो है टोटल एंगल होता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं 2n-4 इंटू 90। और ईच एंगल कैसे निकालते हैं 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। तो ईच एंगल अगर हम निकालें, हर एक एंगल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n, n मीन्स 8 फिगर है, 8 साइड है, 2n-4 इंटू 90, ये तो क्या हो गया आपका टोटल एंगल हो गया, अंदर के सारे एंगल का ही हो, अपॉन 8 कर दें क्योंकि 8 साइड है तो 8 एंगल है, तो ये जो है आपके 8 एंगल बनेंगे। ये तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 16-4 12 बाई 8 इंटू 90 डिग्री। तो 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 45 टाइम्स, तो 3 इंटू 45 दैट इज 135 डिग्री। ये 135 डिग्री बनता है। अब देखिए अगर हम सेंटर से इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो 8 इक्वल ट्रायंगल बनते हैं। तो ये 8 ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल लें, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्टागन का फॉर्मूला आ जाएगा। एक का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, ये जो एंगल हुआ ये कितना हो गया, ये 135 है डिग्री, 135 का हाफ कर दीजिए तो 135 अपॉन हाफ हो जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। यहां से अगर हम इसके ऊपर लंब डाल दें तो ये a है तो ये क्या हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 135/2, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना 135 निकला है, ये 135/2, 135/2 और ये 90 है तो बाकी ये बचा, इस h की वैल्यू आपको निकालना है ना। तो ये बचेगा 45/2, ये एंगल हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है आपको, तो अगर हम इसको निकालें tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का, वही लगा दें यहाँ पे। तो ये इस एंगल पे लगा रहे हैं 45/2 पे, तो tan स्क्वायर 45/2 बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45/2, तो cos 45 हो गया, और cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, 1 प्लस cos 2 थीटा इसमें भी लगेगा, तो इसको क्योंकि थीटा माना है आपने तो 2 इंटू 45/2 45 हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 यहां भी एलसीएम, √2 यहां भी एलसीएम, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा दैट इज 45/2 इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि √2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 और ऊपर आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2, नीचे √2 कैंसिल होकर के ऊपर बचेगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1।
अब देखिए इसके कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू पर कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 1, a² - b², तो 2 - 1 हो जाएगा। अब देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम क्यों ना इसको दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो tan 45/2 आप यहां पे देखें बराबर किसके हो जाएगा, √2 - 1 के। और tan 45 अगर आप निकालेंगे ये एंगल तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा, तो a/2 अपॉन h बराबर क्या हो गया, √2 - 1 के। ये वैल्यू आ गई। h की वैल्यू आपको निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, a/2 √2 - 1 बराबर h के। अब देखिए ये स्टेप वाइज हम बढ़ रहे हैं, तो जब ये a आ जाएगा, a के रेस्पेक्ट में h की वैल्यू आ गई है, तो हाफ बेस a इंटू h इस फॉर्म इसको निकाल लेंगे। तो अब देखिए पहले हम इसको देख लें, इसको भी रूट से हटा दें, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इसके कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 √2 + 1 ऊपर और √2 + 1 से नीचे अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर h के। तो √2 + 1 √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो a² - b² √2 - 1 इंटू √2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। तो ऊपर ये आ गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई a इंटू √2 + 1 अपॉन 2, ये h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू a के पदों में। अब हमें ये पता है कि ये हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और एक ट्रायंगल का अगर एरिया आ गया 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। तो अब देखिए इसी को करने जा रहे हैं हम, इसी को कैलकुलेट कर लें। तो एरिया ऑक्टागन का अगर हमें निकालना है तो 8 इंटू हाफ बेस, बेस इसका 8 किसका, 8 इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, जो हाइट आपने h निकाला है उसका मान a के पदों में निकाला है, तो हाफ बेस कितना हुआ a इंटू हाइट कितना हुआ a/2 √2 + 1 इंटू h। एक मिनट, h तो नहीं होगा, h की जगह ही तो रखा है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया 8/2 इंटू 2 4 a² √2 + 1। देख रहे हैं 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2 √2 + 1 इंटू a²। और यही हमने फॉर्मूला आपको इनिशियली बताया था कि इसको याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला हमने बताया था, इसको आप लर्न कर लें, याद कर लीजिए, क्योंकि चाहे ऐसे याद करिए कि 2 √2 + 1 या 1 + √2 a², जो आपकी मर्जी है। ये अगर लर्न है तो आप जो है ऑक्टागन के सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो इसलिए डेरिवेशन पे मत जाइए, डेरिवेशन हमने करके भी दिखा दिया है, आपको प्रूफ करके दिखा दिया, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। परेशान मत होइए कि इतना लंबा डेरिवेशन कैसे आ गया, परेशान होइए कि ये याद हो जाए बस। अगर ऑक्टागन का क्वेश्चन आता है एक लाइन में आपका सोल्यूशन हो जाएगा, उससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा अगर ये फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूले आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं, फॉर्मूला याद करना, रट डालिए इस फॉर्मूले को कि ऑक्टागन का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। पेरीमीटर पूछ लेगा तो a + a + a 8 टाइम्स हो जाएगा 8a। तो पेरीमीटर अगर पूछ लेगा, जैसे हेक्सागन का 6a था, इसका 8a हो जाएगा। और एरिया पूछता है तो 2 ब्रैकेट में √2 + 1 चाहे कर दिए, चाहे 1 + √2 कर दीजिए, दोनों मतलब एक ही हुआ a²। तो इस तरह से आप अगर जो है इस फॉर्मूले को लगा करके क्वेश्चन को निकालेंगे तो बहुत आसानी से, एक लाइन 2 लाइन मुश्किल से लगेगा। तो ऑक्टागन के क्वेश्चन टियर 2 में पूछे गए थे, एक लाइन का सोल्यूशन था, छोटा सा क्वेश्चन था, एक लाइन, जिसको ये फॉर्मूला याद था एक लाइन में उसने क्वेश्चन कर लिया। लेकिन क्योंकि सिलेबस में नहीं था, ना ही कभी डिफाइंड था, ना ही उससे पहले कभी आया था,
इसलिए उस साल इस क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाया, क्योंकि किसी ने ऑक्टागन का फॉर्मूला, क्योंकि पहले डेराइव था नहीं, बाद में इसको डेराइव किया गया, बाद में हमने देखा कि कैसे ये डेराइव होगा, तो उस तरह से जो है हमने डेराइव किया, डेराइव करके तब देखा कि हाँ इस तरह से डेराइव होगा, तो आपको बता रहे हैं कि हाँ इसका फॉर्मूला ये है। तो अब ये फॉर्मूला लगा करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको जो है अभी आएगा, हम लोग आगे करेंगे, तो वो जब क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे खुद ही कि आसानी से इजीली एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ ए भुजा दी रहेगी, उसकी जगह ए स्क्वायर की जगह ए रख दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मुश्किल से 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन में सॉल्यूशन हो जाता है और आंसर आपका निकल आता है।